हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आज आपके इस पार्ट में लेके चलेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो आपका 5th पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कुछ टाइम से आपको वीडियो नहीं दे पाया उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। तो पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन है आपके, बम्बई से थाड़े के बीच में, कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, और कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बम्बई से थाड़े के बीच में क्या किया गया था कि भारत की पहली ट्रेन जो है चली थी। ठीक है, वो भी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 122, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर, नासिक या हरिद्वार में? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सोनपुर जो है आपका यूपी से, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। अगर आपको जानकारी हो तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी माफ़ करना, यूपी बोला था मैंने, बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में, 1971 में, 1981, 1951? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1961 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि एनआईसी की स्थापना जो है 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में किए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल के 7 सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिक, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने की तरीकों की तलाश करता है। क्या करता है? तलाश करता है। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? बताइए, समानता यानी समता के अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में आपका मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18 अनुच्छेद, या अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या मिलता है, समता का अधिकार जो है उल्लेख मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 तक। कौन कौन से हैं? तो आपके 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। समता का यानी कि समानता के अधिकार जो है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत? तो आपको बताना है किस देश का लचीला संविधान जो है वो लागू है। बताइए किसका है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और भारत। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का। यहाँ पर भारत मत कर देना, क्योंकि भारत जो है लचीला प्लस कठोर भी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? भारत का संविधान जो है कठोर और प्लस लचीला भी होता है। ठीक है, दोनों ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? आपको बताना है रेडियर किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं गर्म मरुस्थल, मानसून, टेंगा और टुंड्रा प्रदेश। आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि टुंड्रा प्रदेश में जो है रेडियर पाए जाते हैं। तो रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेडियर की खाल
पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेडियर एक प्रकार का हिरन है, रेडियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो कंपास, डाउन्स, प्रेरी या पंपास। कंपास और पंपास दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कंपास जो है क्या नहीं है, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए, यानी कि इसमें दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय घास, यानी कि उष्ण गर्मी वाली जो घासें हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपास है, वेनेजुएला में लानूस है। ठीक है, अब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, इस प्रकार शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास जो हैं आपके स्तर हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, बताइए कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एशिया जो है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ठीक है, आपका एशिया महाद्वीप हो गया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला हुआ है। एक महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिमी में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थारू मरुस्थल में। बताइए भारत की जो है थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में। अब दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग क्या हुआ था? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है वहाँ पर भी निवास करती है और उत्तराखंड में। वैसे आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर उत्तराखंड ज़्यादा बेहतर है। देखिए, थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति जो है पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। यह दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आपका पूछा जाए शोक पर्व के रूप में जो है दीपावली को कौन मनाते हैं? तो थारू जनजाति मनाती है। कौन सी? थारू जनजाति। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों ही माने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ स्थित है? बताइए आपको आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ठीक है, इस्पात कारखाना सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि रेलवे की जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आपको बताना है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्थाओं में, या लोक सभा में। बताइए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में जो है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन नंबर 132, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि टी, 35 वर्ष जो है राज्यपाल की क्या होनी चाहिए? नियुक्ति के लिए उम्र होनी चाहिए। और किसके लिए होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, इन तीनों के लिए क्या है? कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए।
राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएँ निर्धारित की। वे ये हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तब वो क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन में ये सूची दे रखी है कि यानी कि भारतीय संघ का जो है मुखिया कौन होता है, राज्य का कौन होता है और नगर निगम का कौन होता है और ग्राम पंचायत का कौन होता है। तो आपको पता है नगर निगम का जो है मेयर होता है, ग्राम पंचायत का क्या कौन होता है, प्रधान होता है, जिसे हम सरपंच के रूप में जानते हैं। राज्य का कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। भारतीय संघ का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, भारतीय संघ का प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का मेयर और ग्राम पंचायत का सरपंच जो है कार्यकारी जो है कार्यरत होते हैं, संवैधानिक मुखिया होते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। केरल में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या बिहार में। उनकी सन दे रखी हैं। बताइए अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 356 जो है केरल 1959 में केरल में हुआ था। यानी कि प्रथम प्रयोग जो है कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 जो है क्या है, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो केरल में लगा था 1959 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी। तो आपका नगर निगम जो है वो कौन सा कर लगा सकता है, तो आपका नगर निगम में गृह कर लगता है, चुंगी कर लगता है और मनोरंजन कर भी लगा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। प्राय 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान तथा जमीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है। पार्थीनियम, हिस्टेरोफोरस या एखोर्निया क्रॉसिपस, सिनोडोल डेक्टाइलोन यानी कि दूब घास या लेंटाना कैमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जलकुंभी। एखोर्निया क्रॉसिपस जो है वो क्या होती है, खरपतवार की जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस पर होती है जलकुंभी, वो होती है पानी के तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण क्या होती है, मछलियाँ मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लगाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या होते हैं, बताइए। इनमें से इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में, किसको, वायरस को। ठीक है, अजैविक होने का लक्षण क्या है, कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके आंसर में देख सकते हैं जो कहा गया है, विषाणु के अजैविक लक्षण जो होते हैं वो विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद
करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। और जो विषाणु के जैविक लक्षण होते हैं वो वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही दो प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। किसके? दो प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा? जिबरेलिन, साइटोकाइलिन या इथाइलिन, ऑक्सिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि इथाइलिन जो है क्या करता है? पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसको भी समझ लीजिए। थाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। क्या करता है? कच्चे फलों को जो है पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम क्लास्ट्रीडियम विरिबियो या एजोटोबैक्टर। बताइए कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि क्लास्ट्रीडियम जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। किसमें? क्लास्ट्रीडियम में। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है क्लास्ट्रीडियम जो है 1 ग्राम पॉजिटिव राड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों जैसे मटर की जड़ों को गांठों में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की सामर्थ्य होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए या बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी डीएनए जो है कोशिका में जो है सामान्य रूप से पाया जाता है। कौन सा डीएनए? बी डीएनए। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जो बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन या इनकस या यूप्लेकेटेला। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूप्लेकेटेला जो है फोरीफेरा संघ का जंतु है। कैसा? फोरीफेरा जो है संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे बीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीनस की फूलों की टोकरी। क्या किसे कहा जाता है? यूप्लेकेटेला प्रोफिन संघ को, ठीक है, के जंतु को क्या कहा जाता है? फूलों की टोकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड अम्ल यानी कि CH2NH2 का CHCOOH सबसे सरल एमिनो अम्ल है। इस अम्ल में ग्लाइसिन जो है इसे ग्लाइसिन भी कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? ग्लाइसिन भी कहते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएँ, तारकाएँ या सेलुलोज कोशिका भित्ति। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी जो है, यानी कि तारकाएँ जो है अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो उपस्थित कौन कौन से होते हैं? लवक, रिक्तिकाएं और सेल्यूलोज कोशिकाएं भित्ति। ठीक है। आंसर बोल रहा है तारकाएं जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारकाएं के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरे को सेंट्रोस्फियर कहते हैं। सेंट्रोस्फियर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक जो है रक्तिकाएं और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या यकृत या अग्नाशय। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी? यकृत, लीवर। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है। किसमें? यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होती है। यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करती है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोज के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार स्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है मोर, गौरैया, तोता और सारस, क्रेन। बताइए कौन सा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य की क्या है? पक्षी है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है आपका सारस क्रेन है। और राजकीय वृक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आपका अशोक है। और राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश है। मोर जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया जो है आपकी दिल्ली का राजकीय पक्षी है। कहाँ का? दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। किसमें? ग्रामीण अधिवास में पूर्वा शामिल है। पूर्वा जो है आपकी ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम में क्या होता है? फार्म स्टैंड भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गाँव में कई छोटी इकाइयों में पिकीड़ के रूप में बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? आपका ऑप्शन है यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली। तो आपका आंसर हो जाएगा किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। बाकी के वो हैं ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में किलिमंजारो। ठीक है। जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा है। कितना? 5882 मीटर। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या फिर कच्छ तट? एलिफेंटा जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई तट में क्या है? एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, जहाँ पर क्या पाया जाता है? आपकी गुफाएं पाई जाती हैं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटाई गुफाएं। ठीक है। यहाँ पर गुफा मंदिर भी है, जैसा कि इसके आंसर में देख सकते हैं। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा मंदिर, एलिफेंटा गुफा है, जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। अगला है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। बताइए कौन सा? 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर या 70 से 200 सेंटीमीटर? आपका मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय बर्फपाती वन। इसके आंसर में देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय बर्फपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये क्या होता है? उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आबनूस, शीशम, चंदन,
पीपल, शहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है, कितने सप्ताह के लिए जो है आपकी पत्तियां गिरा देते हैं? 6 से 8 सप्ताह के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या फिर प्रायद्वीपीय पठार का? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है और पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट करें कि आपको और जो है वीडियो किसका चाहिए। ठीक है, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।